हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो क्लास है इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे 100 प्रश्नों का। ठीक है, इस क्लास में हम लोग 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे और ये प्रश्न वो हैं जो बीपीएससी ट्री 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, 3.0 के लिए। और यह जो प्रश्न है दिगंत भाग 1 यानी कक्षा 11 से 11 की पुस्तक जो है दिगंत भाग 1, दिगंत भाग 1 जो कक्षा 11 की पुस्तक है, भाग 1 कक्षा 11 की पुस्तक है, एससीईआरटी की पुस्तक है, उससे ये प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू किया जाए आज की क्लास को। यदि अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, पहला प्रश्न है, पृथ्वीश शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पर पृथ्वीश दिया है, इसका संधि विच्छेद करना है, क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पृथ्वी प्लस ईश यानी पृथ्वी धन ईश हो जाएगा इसका उत्तर। अगर बात करें इसमें कौन सी संधि है तो ये ध्यान रखिएगा, यह दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ठीक है, अयादि स्वर संधि। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन विकल्प विसर्ग संधि का उदाहरण है? मनोयोग, परंतु, सर्वोदय, स्वाधीन। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मनोयोग। अगर हम मनोयोग का विच्छेद करें तो हो जाएगा मनः, मनः जोड़ योग। यह विसर्ग क्या हो जाएगा? ओकार में बदल जाएगा तो ये हो जाएगा मनोयोग। इस तरह से यह विकल्प हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, सत जोड़ चरित्र पदों की संधि है, यानी सत और चरित्र को यदि संधि करेंगे तो क्या बनेगा? सद्भाव, सच्चरित्र, साश्चर्य, सदाचार। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सच्चरित्र। ठीक है, अगर बात करिए कौन सी संधि है तो याद रखिएगा यह व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, परम ओजस्वी पदों की संधि क्या होगी? परमोजस्वी, परमोजस्वी, परजीवी, पर ओजस्वी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, परमोजस्वी। जब अ और ओ को संधि किया जाता है तो अ हो जाता है, और यह कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि है। प्रश्न नंबर 5 है, मद माता। मद माता शब्द में कौन समास है? अब तक संधि पूछा 4 प्रश्नों में, अब समास पूछ रहा है कि मद माता शब्द में कौन समास है? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। उत्तर हो जाएगा आपका मद से माता हुआ यानी करण तत्पुरुष। ठीक है, करण तत्पुरुष समास है। अगर बात करें समास की, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, एक और इसके साथ साथ आप लोग जब क्लास देख रहे हैं तो बता दें कि गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की सीरीज़ चल रही है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे प्रश्न हर एक एग्ज़ाम में पूछता है।
तो जो लोग वो सीरीज़ नहीं देख पा रहे हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? पंचवटी, थोड़ा बहुत, दिगंबर, यथाशक्ति। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है अव्ययी भाव समास है। ठीक है। पंचवटी में क्या हो जाएगा, जब संख्यावाची शब्द आ जाए तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। ठीक है। और थोड़ा बहुत योजक चिन्ह आ जाए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक है। अब दिगंबर की बात करें, दिगंबर कौन सा समास है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, वीणा पाड़ी शब्द में कौन समास है? नय तत्पुरुष, द्विगु समास, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। उत्तर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। ठीक है। जिस समास में दोनों पद प्रधान, कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, कोई तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 है कि बहु बेटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, नयता समास। उत्तर हो जाएगा आपका जब दोनों के बीच योजक चिन्ह आए तो वहाँ द्वंद्व समास होता है। ऑप्शन सी आपको उत्तर सही हो जाएगा। जिस समास में प्रथम पद और उत्तर पद यानी दोनों पद प्रधान होता है, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है मुझ अभागे ने भी वही गलती की। मुझ अभागे ने भी वही गलती की में किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, विशेषण पदबंध। ठीक है। विशेषता बता रहा है, अभागा क्या है? विशेषता है। प्रश्न नंबर 10 है विभा आज विद्यालय नहीं गई क्योंकि पानी बरस रहा था। किस वाक्य का उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिश्र वाक्य। क्योंकि जब दो वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। ठीक है। अब और जब दो वाक्यों को जोड़ने का काम तथा या और करता है, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। सरल वाक्य में सीधा सरल सा एक वाक्य होता है। ठीक है। यहाँ एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यदि पूछे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको बताना है 3। कौन कौन? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है कि मैंने खाना नहीं खाया किस वाक्य का उदाहरण है? विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेधवाचक। नकारात्मकता है, नहीं खाया। ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात है कि वाक्य के अर्थ के आधार पर यदि पूछा जाए, यहाँ है रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 है, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अगर पूछे अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद उत्तर हो जाएगा आपका 8। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का दिया गया है 4, विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। और जो 4 है वो लिख लीजिए, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, यहाँ लिखते हैं विस्मयवाचक, उसके बाद से संदेहवाचक, संदेहवाचक 6 हो गया। 7वां है इच्छावाचक, इच्छावाचक, उसके बाद से है संकेतवाचक, संकेतवाचक। इस तरह से हम लोगों ने 8 देख लिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद। ठीक है। ये सब छोटी छोटी मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा, याद करिएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी।
मैंने किताब पढ़ी है, मैं बहुत आनंद हुआ, पटना में दंगा चल रही है। यहाँ शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी। अगर बात करें मैंने किताब पढ़ी है की, तो यहाँ होगा मैंने किताब पढ़ी है नहीं रहेगा। मैं बहुत आनंद हुआ नहीं, मैं आनंदित हुआ या मैं बहुत आनंदित हुआ, आनंद हुआ, ये कुछ इसमें मिस्टेक है, कंफर्म नहीं हो रहा है। यहाँ है पटना में दंगा चल रही है, पटना में दंगा चल नहीं रही है, पटना में दंगा हो रही है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए, उसकी आवाज़ कान में सुनाई पड़ी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, आसन शब्द का विशेषण है। आंसू, आसक्त, आसीन, आसरा। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आसीन। ठीक है, आसीन, आसन शब्द का विशेषण हो जाएगा आसीन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 दिया है, कलंक शब्द का विशेषण है। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? कंठ्य, कलंकित, कलक, किलकारी। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कलंकित। आप लोग एक पेपर और पेन लेके बैठिएगा और 100 प्रश्नों में से आप लोग भी उत्तर दीजिएगा, और जब उत्तर सही निकले तब उसको मिलाइएगा, देखिएगा कि आप लोगों की तैयारी कितनी है, 100 में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही हो रहे हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, अनुराग शब्द का विलोम है। विराग, सुराग, सुरंग, विलाप। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विराग। अनुराग शब्द का विलोम होगा विराग। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 है, अनुकूल शब्द का विलोम है। विलोम अधिकूल, प्रतिकूल, प्रतिगामी। तो अनुकूल का विलोम शब्द होगा प्रतिकूल। ठीक है, ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, गमन शब्द का विलोम है। आगमन, बेगम, आगमन, बेमन, द्विरागमन, प्रस्थान। उत्तर हो जाएगा गमन का विलोम आगमन। ठीक है, ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, मुंह में कालिख लगाना मुहावरे का अर्थ है। मुंह में गंदा लगाना, मुंह में गंदा लगना, प्रतिष्ठा बढ़ाना, कीर्ति बढ़ाना, कलंक लगाना। यहाँ आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी, कलंक लगाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 दिया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ है। न कारण होगा न कार्य होगा, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, काम न जानना और बहाना बनाना, केवल बाह्य दर्शन। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, काम न जानना और बहाना बनाना। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ है। जीत मान लेना, खुशी मनाना, बात मानना, पछताना। उत्तर हो जाएगा आपका इसका पछताना। ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला। किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला के लिए एक शब्द है। कुबेर, अल्पज्ञ, विशेषज्ञ, अज्ञात। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा, विशेषज्ञ। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन विकल्प खर शब्द का अनेकार्थी है। कनक, धतूरा, सोना, जल, पारा, दूध, अंबर, आकाश, कपड़ा, गधा, तीन का एक राक्षस। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गधा, तीन का एक राक्षस। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, स्त्री शब्द का पर्यायवाची है। वनिता, मनोहर, कांत, केसरी। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वनिता। प्रश्न नंबर 24 है, समुद्र शब्द का पर्यायवाची है। सरवरी, अवधूत, निर्निधि, ऊरग। उत्तर हो जाएगा आपका निर्निधि। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं। 3, 4, 7, 8। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 8। यदि आप लोग ध्यान दिए होंगे तो मैं इसका डिटेल्स ऊपर बता चुकी हूँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 26, गुलाब शब्द में प्रत्यय है। आव, आब, गुल, बान। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आब, गुल, आब। प्रश्न नंबर 27, सुनहरा शब्द में प्रत्यय है। हरा, हारा, हला, हाला।
तो सुनहरा शब्द में प्रत्यय की बात करें तो यहाँ हो जाएगा आपका उत्तर ऑप्शन ए हरा। ठीक है। प्रश्न नंबर 28 है, रंगीला शब्द में प्रत्यय है ईला, यहाँ भी ईला पढ़ेंगे, ई, बड़ी ई और छोटी ई। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ईला। प्रश्न नंबर 29 है, सुभाषित शब्द में उपसर्ग है शुभ, सित, सु, शुभा। यहाँ उपसर्ग हो जाएगा आपका सु, ऑप्शन सी उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, प्रलय शब्द में उपसर्ग है य, प्रल, परा, प्र। प्रलय में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 31 है, उपनाम शब्द में उपसर्ग है नाम, उप, उत, उद। इसमें उपसर्ग हो जाएगा उप, ऑप्शन बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? 2, 3, 4, 5। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 3। वो कौन कौन से होते हैं? रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में कौन शब्द रूढ़ शब्द का उदाहरण है? दशानन, जलज, पीला, पंकज। उत्तर आपका हो जाएगा पीला, ऑप्शन सी। बाकी बात करें दशानन, जलज और पंकज की, तो ये तीनों क्या हैं? योग रूढ़ शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 34, घुड़सवार शब्द किस शब्द का उदाहरण है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा यौगिक शब्द। ठीक है। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? आग, फूल, मोर, वत्स। तो यहाँ तद्भव नहीं है पूछ रहा है, यानी तत्सम है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी वत्स। अगर बात करें आग, फूल और मोर की, ये तीनों तद्भव हैं और इसका तत्सम होगा, आग का होगा अग्नि, आग का होगा अग्नि, मोर का होगा मयूर और फूल का होगा पुष्प। ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है, पगड़ी शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अक्सर हम देशज भाषा में प्रयोग करते हैं पगड़ी शब्द को। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 है, मोहन धीरे धीरे टहलता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? समुच्चय बोधक का, संबंध बोधक का, क्रिया विशेषण का, इनमें से कोई नहीं। यहाँ उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर लीजिए, अगर पूछे कि अविकारी या अव्यय, अविकारी या अव्यय, अव्यय कितने होते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कितने होते हैं? तो होते हैं 4, क्योंकि विकारी में आ जाएगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। विकारी यहाँ पहले हम लिखते हैं अविकारी का, और अविकारी में आएगा समुच्चय बोधक देख रहे हैं, संबंध बोधक देख रहे हैं, क्रिया विशेषण देख रहे हैं, और एक और होता है जिसका नाम है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। ये तो हो गया आपका अव्यकारी। बात करते हैं विकारी, विकारी की। विकारी शब्द कौन कौन से हैं? बात करते हैं विकारी की। विकारी किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, उसके बाद से विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है। ये हो गए अव्यय। 4 इसमें आते हैं, 4 इसमें आते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है, वैभव गीत गा रहा था, वाक्य किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल का, भूतकाल का, भविष्यत काल का, संभाव्य भविष्य का। उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, भूतकाल का। था की बात कर रहे हैं, नहीं पास्ट की बात कर रहा है, भूत की बात कर रहा है। प्रश्न नंबर 39 है, वह नहाकर मंदिर गया। यह इस वाक्य में क्रिया है, कौन सी क्रिया है? इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, प्रेरणार्थक क्रिया। यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन ए, इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया का मतलब ये होगा कि दो क्रियाएं जब होती हैं एक वाक्य में, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। नहाकर, वह नहाकर, पहले नहाने का काम कर रहा है, एक क्रिया ये हो गई। फिर मंदिर गया, जाने का काम कर रहा है, ये दो क्रिया हो गई, ठीक है। और वह अपनी इच्छा से नहाया और अपनी इच्छा से गया, इच्छाबोधक संयुक्त क्रिया, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, मेरा कुत्ता काला है। इस वाक्य में विशेषण है, विशेषण इसमें कौन है? मेरा कुत्ता काला, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, काला। प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का, निजवाचक सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम का। आप लोगों को पता ही है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, यहाँ दिया है पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, यहाँ निश्चयवाचक लिखते हैं, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6, यही 6 होते हैं सर्वनाम के भेद, ठीक है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3, पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 आते हैं, कौन कौन? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। और वही प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है कि मध्यम पुरुष किस सर्वनाम का भेद है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है। प्रश्न नंबर 42 है, मैंने कुछ नहीं खाया। इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का, निश्चयवाचक सर्वनाम का, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का और प्रश्नवाचक सर्वनाम का। यहाँ कुछ हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, क्योंकि यहाँ पर कुछ पता नहीं है, ठीक है, निश्चित नहीं है। निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है आप, निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है यह और वह, यह और वह। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है क्या, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है कोई और कुछ, ठीक है। और यही कुछ यहाँ पर पूछा गया है। प्रश्न नंबर 43 है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक। कमाई से खाना मिलता है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, करण कारक। आप लोगों को पता ही होगा कि कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध, संबंध, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध, अधिकरण, संबोधन, अधिकरण, और एक होता है संबोधन। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कारक 8 होते हैं, यहाँ पर 8 आप लोगों के पास है। और यदि पूछ दे कि कारक का एक और नाम क्या है, तो परसर्ग, ये ध्यान रखिएगा। अगर परसर्ग दे के पूछे तो आप लोग डरिएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि कारक को ही परसर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है, महेश की किताब, महेश की किताब, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, संबंध। संबंध में हो जाएगा काकी के, नानी ने, रारी रे, यानी संबंध बताता है, यानी ये जो की है संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? ये किताब की और महेश की किताब है। प्रश्न नंबर 45 है, नदी शब्द का बहुवचन है। नदाओं, नदिये, नदे, नदियाँ। उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, नदियाँ। प्रश्न नंबर 46, आशीर्वाद शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आशीर्वाद पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए आपका उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न दिया है
लिखावट शब्द किस लिंग का उदाहरण है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो लिखावट जो है स्त्रीलिंग का उदाहरण है। ठीक है, स्त्रीलिंग का उदाहरण है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 48। निम्नलिखित विकल्पों में कौन विकल्प भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? वाराणसी, मंत्री, नम्रता, हीरा। यहाँ उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, नम्रता। अब यहाँ पर आ गया है संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 5। ठीक है, कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, 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 समूहवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक, भाववाचक। यही 5 होते हैं संज्ञा के भेद। और नम्रता हो गया भाववाचक। वाराणसी क्या है? व्यक्तिवाचक है। वाराणसी व्यक्तिवाचक है। मंत्री जातिवाचक है। हीरा द्रव्यवाचक है। ठीक है। प्रश्न नंबर 49। मंडल शब्द में संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है मंडल में? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। मंडल में समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है। नौ का उच्चारण स्थान है। कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ। तो नौ का उच्चारण स्थान है दंत। ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। आधा हम लोग पढ़ लिए, अब आधा प्रश्न और बाकी है, यानी 100 में से 50 प्रश्न हम लोग पढ़ लिए, अभी 50 प्रश्न बाकी हैं। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को कमेंट करना है कि 50 में कितने प्रश्न आप लोगों के सही हुए। प्रश्न नंबर 51 है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 3, 4, 5, 7। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? श, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह। प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर है? अ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ। दीर्घ स्वर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बड़ी। ई, अ, छोटी, छोटा ऊ क्या हो जाएगा? ह्रस्व स्वर हो जाएगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर हो जाएगा, या इसे मूल स्वर भी कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ कहानी नहीं है? पूस की रात, कविता की परख, सिक्का बदल गया, भोगे हुए दिन। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कविता की परख। यह कहानी नहीं है बल्कि निबंध है। क्या है? निबंध है। और यह निबंध किसका है? आचार्य शुक्ल जी का निबंध है। और यह बुक से ही क्वेश्चन है, कक्षा 11 की दिगंत भाग 1। बात करते हैं पूस की रात की, तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद और यह कहानी है। ठीक है। और सिक्का बदल गया, यह भी कहानी है। यह है कृष्णा सोबती जी का, कृष्णा सोबती जी का। और भोगे हुए दिन भी कहानी है। यह है मेहरुन निशा परवेज, मेहरुन निशा परवेज की कहानी है। ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने हर एक विकल्प को अच्छे तरह से देख लिया है। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54। चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक हैं। कौन है? कुमार गंधर्व, सत्यजीत राय, हरिशंकर परसाई, कृष्ण कुमार। यहाँ उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, सत्यजीत राय चलचित्र शीर्षक पाठ के लेखक हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 55। गांव के बच्चों की शिक्षा, गांव के बच्चों की शिक्षा शीर्षक पाठ के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, कृष्ण कुमार। उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार की रचना है गांव के बच्चों की शिक्षा। प्रश्न नंबर 56 है। निम्नलिखित में किस शीर्षक पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं? कविता की परख, आंखों देखा गदर, चलचित्र, एक दीक्षांत भाषण। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, कविता की परख, जो कि निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है,
निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 57, भोगे हुए दिन शीर्षक पाठ की विधा पूछ रहा है। विधा क्या है? निबंध, कहानी, यात्रा वृतांत, व्यंग्य, भाषण। तो भोगे हुए दिन क्या है? भोगे हुए दिन क्या है? कहानी है। ऑप्शन बी आपका उत्तर सही हो जाएगा। और यह कहानी है मेहरुन्निसा परवेज की। ठीक है, मेहरुन्निसा परवेज की। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है, कविता की परख शीर्षक पाठ की विधा है। कहानी, कविता, निबंध, रिपोर्टाज। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निबंध। और यह निबंध किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है, कविता की परख। प्रश्न नंबर 59 है, ओदोलेन इसमें कल रचित पाठ का नाम है। मेरी वियतनाम यात्रा, उत्तरी स्वप्न परी, हरिक्रांति, सूर्य, चलचित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सूर्य। ठीक है, ओदोलेन इसमें कल की जो रचित पाठ है क्लास 11 की पुस्तक में वो है सूर्य। ठीक है, बात करते हैं मेरी वियतनाम यात्रा की। तो इसके लेखक हैं भोला पासवान शास्त्री। कौन है? भोला पासवान, भोला पासवान शास्त्री, भोला पासवान शास्त्री। उत्तरी स्वप्न परी हरिक्रांति, इसकी बात करें तो यह रचना है फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की। और चलचित्र की बात करें तो इसके रचनाकार हैं सत्यजीत राय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 60, प्रेमचंद ने किस नाम से आरंभिक लेखन कार्य किया? नवाब राय, गणपत राय, साहब राय, कौशल राय। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नवाब राय। नवाब राय के नाम से पहले प्रेमचंद्र जी आरंभिक लेखन कार्य शुरू किए थे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 61, मातृभूमि शीर्षक कविता के कवि कौन है? नागार्जुन, त्रिलोचन, नरेश सक्सेना, अरुण कमल। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण कमल। मातृभूमि कविता लिखे हैं अरुण कमल जी। प्रश्न नंबर 62, बहुत दिनों के बाद शीर्षक पाठ की विधा है। कविता, कहानी, निबंध, आत्मकथा। तो बहुत दिनों के बाद जो है कविता है, और यह कविता किसकी है? ध्यान रखिएगा, नागार्जुन की है। ठीक है, नागार्जुन की है। प्रश्न नंबर 63 है कि निम्नलिखित में से कौन कहानी युद्ध की पृष्ठभूमि में जिजीविषा और आशा की किरण दिखाती है? पूस की रात, भोगे हुए दिन, सफ़ेद कबूतर, पागल की डायरी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सफ़ेद कबूतर। और यह रचना है न्यूगेन क्वांग थान की। न्यूगेन क्वांग थान की। ठीक है, पूस की रात प्रेमचंद जी का है कहानी, और भोगे हुए दिन है मेहरुन्निसा परवेज की। कई बार बता लिए, मेहरुन्निसा परवेज की। और पागल की डायरी है लुसून की। पागल की डायरी लुसून की है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 64, किसने कुल 43 वर्ष के जीवन काल में अनेक विवादास्पद, चर्चित और विशिष्ट कहानियाँ लिखीं? सआदत हसन मंटो, लुसून, न्यूगेन क्वांगथान, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सआदत हसन मंटो। ठीक है, और इनकी ये जो कहानी के बारे में कह रहे हैं वो कौन सी कहानी है? नया कानून। नया कानून। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 65, निम्न में कौन महान विचारक, राजनीतिक टिप्पणीकार और आधुनिक चीनी साहित्य के प्रणेता माने जाते हैं? न्यूगेन क्वांगथान, सआदत हसन मंटो, लुसून, हेनरी लोपेज। यहाँ आपको उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लुसून। ठीक है,
लुसुन की रचना है पागल की डायरी, पागल की डायरी। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 66। 20वीं सदी के 8वें दशक में लेखन प्रारंभ करने वाले हिंदी की प्रगतिशील यथार्थवादी भावधारा के महत्वपूर्ण कवि हैं। अरुण कमल, नरेश सक्सेना, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अरुण कमल। ठीक है, अरुण कमल। और इनकी जो रचना है वो है मातृभूमि, इनकी रचना है मातृभूमि। बात करें केदारनाथ सिंह की तो इनकी रचना है जगरनाथ, जगरनाथ। नरेश सक्सेना की रचना है पृथ्वी, और त्रिलोचन की जो रचना है वो है गालिब, वो है गालिब। ठीक है, प्रश्न नंबर 67। त्रिलोचन का पहला कविता संकलन है धरती, अर्घान, चैती, अमोला। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, धरती। यह 1945 ईस्वी की रचना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 68। केदारनाथ सिंह ने 20वीं सदी के किस दशक में कविता लेखन प्रारंभ किया? 6ठे दशक में, 9वें दशक में, 8वें दशक में, 7वें दशक में। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 6ठे दशक में। प्रश्न नंबर 69 है। नरेश सक्सेना का जन्म स्थान है वाराणसी उत्तर प्रदेश, ग्वालियर मध्य प्रदेश, रायगढ़ महाराष्ट्र, बेलगांव कर्नाटक। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ग्वालियर मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 70 है। प्रेमचंद के माता पिता का नाम था सुलक्षणा देवी एवं किशोर राय, सानंदी देवी एवं अवधपति राय, अमोला देवी एवं अवधेश राय, आनंदी देवी एवं मुंशी अजायब राय। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आनंदी देवी एवं मुंशी अजायब राय। प्रश्न नंबर 71। रामचंद्र शुक्ल ने किस पत्रिका का संपादन किया? माधुरी, नागरी पिछाड़ी सभा, मर्यादा, प्रताप। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागरी पिछाड़ी सभा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। 1857 के गदर का आंखों देखा विस्तृत विवरण प्रामाणिक रूप में किसने प्रस्तुत किया? विष्णु भट्ट, गोडसे वरसईकर, सत्यजीत राय, भोला पासवान शास्त्री, ओदोलेन स्मेकल। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णु भट्ट, गोडसे वरसईकर। प्रश्न नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन कालपी से 15,000 फौजें लेकर निकला और डबल कूच करता हुआ झांसी पहुंचा? बाजीराव प्रथम, तात्या टोपे, अली बहादुर द्वितीय, कुंवर सिंह। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तात्या टोपे। प्रश्न नंबर 74। लता मंगेशकर के पिता का नाम था दीनदयाल मंगेशकर, दीनानाथ मंगेशकर, दिवाकर मंगेशकर, दयानाथ मंगेशकर। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दीनानाथ मंगेशकर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75। निम्नलिखित में कौन विश्व सिनेमा के सर्वश्रेष्ठ सम्मान ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित हैं? कुमार गंधर्व, सत्यजीत राय, उपेंद्र किशोर राय, श्याम बेनेगल। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सत्यजीत राय। और इनकी जो रचना है अभी हम आगे पीछे वाली क्वेश्चन में बताए हैं, चलचित्र। प्रश्न नंबर 76 है कि वियतनाम की राजधानी है बैंकॉक, टोक्यो, हानोई, बीजिंग। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हानोई। अगर बात करें कि बैंकॉक किसकी राजधानी है तो लिख लीजिए थाईलैंड की, थाईलैंड की। और टोक्यो जापान की राजधानी है, बीजिंग चीन की राजधानी है। ठीक है, प्रश्न नंबर 77 है कि साहनी किस कहानी की मुख्य पात्र है? पूस की रात, सिक्का बदल गया, भोगे हुए दिन, इनमें से कोई नहीं। तो शाहजी और साहनी सिक्का बदल गया कहानी की पात्र है, और यह है कृष्णा सोबती की कहानी, कृष्णा सोबती की कहानी है सिक्का बदल गया। ठीक है, और पूस की रात है प्रेमचंद की कहानी, और भोगे हुए दिन कहानी है किसकी है? भोगे हुए दिन कहानी की अगर बात करें, अभी हम इसके आगे पढ़े हैं मेहरुन्निसा परवेज की। ठीक है, भोगे हुए दिन मेहरुन्निसा परवेज की कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 78।
कोसी जिधर से गुजरती धरती क्या हो जाती, रिक्त स्थान में क्या होगा, उर्वर, उपजाऊ, हरी भरी, बाँझ। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बाँझ। प्रश्न नंबर 79 है कि निम्नलिखित में किनकी ख्याति व्यंग्यकार के रूप में है, रामचंद्र शुक्ल की, अज्ञेय की, हरिशंकर परसाई की, कृष्ण कुमार की। यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हरिशंकर परसाई की। इनको व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 80 है कि हूटिंग शब्द का अर्थ है पढ़ाई का अंत होना, शोरगुल करते हुए बहिष्कार करना, सबके ऊपर तरोताजा। उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, शोरगुल करते हुए बहिष्कार करना। प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81 है कोणार्क का मशहूर है, क्या है मशहूर, हनुमान मंदिर, जल मंदिर, देवी मंदिर, सूर्य मंदिर। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर मशहूर है, ऑप्शन डी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82, हंस पत्रिका का संपादन किसने किया, रामचंद्र शुक्ल ने, प्रेमचंद ने, सत्यजीत राय ने, नागार्जुन ने। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद ने। अगर बात करें कि इन्होंने और कौन कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया तो लिख लीजिए आप लोग, जागरण, माधुरी और मर्यादा। हंस के अलावा इन्होंने जागरण, माधुरी और मर्यादा, ये तीनों पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया है। प्रश्न नंबर 83 है कि निम्नलिखित में कौन 2005 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री अलंकरण से अलंकृत है, कृषा सोबती, मेहरुन्निसा परवेज, नासिरा शर्मा, क्षमा शर्मा। उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, मेहरुन्निसा परवेज। प्रश्न नंबर 84 है मुशायरा शब्द का अर्थ है स्नान घर, भौचक्का, कवि सम्मेलन, खुशनसीब। उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, कवि सम्मेलन। प्रश्न नंबर 85, फ्रांस द्वारा शासित पश्चिमी अफ्रीका के एक छोटे से देश में किस लेखक का जन्म हुआ था। और यह प्रश्न हम आप लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका उत्तर मुझे नहीं पता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 86, अपभ्रंश भाषा का परिवर्तित रूप है, अपभ्रंश भाषा का परिवर्ती रूप है पाली, प्राकृत, अवहट्ट, इनमें से सभी। तो सबसे पहले आता है संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आता है, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 87 है कवि विद्यापति के शिक्षा गुरु कौन थे, पंडित हरि मिश्र, पंडित रमाशंकर मिश्र, पंडित विद्याधर मिश्र, पंडित हीरालाल मिश्र। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंडित हरि मिश्र। प्रश्न नंबर 88, बीजक के रचनाकार हैं विद्यापति, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। साखी, शबद, रामायणी, ये तीनों मिलाकर क्या हो गया है, बीजक हो गया है और यह रचना है कबीरदास की। विद्यापति हैं आदिकाल के कवि, लिख लेते हैं यहाँ पर, विद्यापति हैं आदिकाल के कवि, तुलसीदास हैं भक्ति काल के कवि, भक्ति काल के, कबीरदास जी हैं भक्ति काल के कवि और सूरदास जी भी हैं भक्ति काल के कवि। ठीक है, प्रश्न नंबर 89 है कि मीरा का विवाह किसके साथ हुआ था, राणा सांगा से, राणा भोजराज से, राणा प्रताप से, राणा कुंभा से। उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, राणा भोजराज से। राणा भोजराज राणा सांगा के पुत्र थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 है राम तजू पे गुरु न बिसारूं पंक्ति किसकी है, मीराबाई की, दयाबाई की, सहजोबाई की, इनमें से कोई नहीं। तो यह जो पंक्ति है वह है सहजोबाई की, ऑप्शन सी आपका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, अंग्रेज शासन सारी सुविधाओं से युक्त होने पर भी किसको कष्टकर प्रतीत होता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, नागार्जुन को, त्रिलोचन को, केदारनाथ सिंह को। उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के कवि थे, आधुनिक काल में भारतेंदु युग के कवि हैं। ठीक है, कवि थे। प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में कौन कवि राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 93 की सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पत्नी का नाम था, सुलोचना देवी, देवकांति देवी, मनोहरा देवी, आनंदी देवी। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनोहरा देवी। अगर बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बेटी का नाम क्या था, तो याद रखिएगा सरोज उनकी बेटी का नाम था। प्रश्न नंबर 94 है पत्थर तोड़ने वाली स्त्री को कवि निराला ने किस पथ पर देखा था, वाराणसी के पथ पर, इलाहाबाद के पथ पर, अल्मोड़ा के पथ पर, मिर्जापुर के पथ पर। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इलाहाबाद के पथ पर।
प्रश्न नंबर 95 है कि बहुत दिनों के बाद किसने जी भर तालम खाना खाया? नरेश सक्सेना ने, केदारनाथ सिंह ने, त्रिलोचन ने और नागार्जुन ने। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नागार्जुन ने। ठीक है। प्रश्न नंबर 96 है कवि त्रिलोचन अपनी कविता में किसे अपनों से अपना कहते हुए हिंदी जनता का जातीय कवि बताते हैं? मिर्जा गालिब को, इकबाल को, मेहदी हसन को, लाल सहगल को। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मिर्जा गालिब को। प्रश्न नंबर 97 है पठित पाठ में कवि केदारनाथ सिंह किससे प्रश्न करते हैं? जगन्नाथ से, कैलाशनाथ से, काशीनाथ से, हरिनाथ से। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जगन्नाथ से। प्रश्न नंबर 98 पृथ्वी के गर्भ के केंद्र में क्या है? वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र। उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, अग्नि। ठीक है। प्रश्न नंबर 99 है अपनी केवलधार कृति के कृतिकार हैं? नरेश सक्सेना, कृष्ण कुमार, अरुण कमल, अज्ञे। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अरुण कमल। प्रश्न नंबर 100 एंड लास्ट प्रश्न है हहाना शब्द का अर्थ है हलचल उत्पन्न करना, उत्कट अभिलाषा से भर उठना, आसानी से न मिलने वाला एक प्रकार का मेवा। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्कट अभिलाषा से भर उठना। इस तरह हम लोगों ने आज बहुत ही फास्ट 100 प्रश्नों का हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया और ये प्रश्न बहुत ही अच्छे थे। और आप लोगों को ये प्रश्न कैसे लगे, आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों के लिए जो हम एक प्रश्न छोड़े हैं जिसका उत्तर हम बोले हमको नहीं पता है, उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। और 100 प्रश्नों में आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ इसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।